कहानी की शुरुआत होती है 1851 के न्यूयॉर्क शहर से, जहां सोलोमन नॉर्थअप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बेहद ही खुशहाल और सम्मानजनक जिंदगी जी रहा। सोलोमन कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक बेहतरीन वोयलिन वादक है। समाज में उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा। उसके हाथों की उंगलियां जब वोयलिन के तारों पर फिरती है तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही कला उसके लिए काल बन जाएगी। एक दिन सोलोमन की मुलाकात 2 अजनबियों हैमिल्टन और ब्राउन से होती है। ये लोग खुद को सर्कस का मालिक बताते हैं और सोलोमन को एक बेहद ही लुभावने काम का ऑफर देते हैं। वे उसे कुछ हफ्तों के लिए वॉशिंगटन डीसी चलकर वोयलिन बजाने के बदले में मोटी रकम देने का वादा करते हैं। सोलोमन, जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के सपने देख रहा था, इस झांसे में आ जाता है। वो अपने परिवार को बताए बिना बस कुछ दिनों की बात समझकर उनके साथ निकल पड़ता है। वॉशिंगटन पहुंचने पर ये दोनों उसे एक शानदार डिनर पर ले जाते हैं। वहां खूब शराब पी जाती है और माहौल जश्न का होता है। लेकिन अचानक सोलोमन को अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस होती है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी शराब में नशीली दवा मिलाई गई। उसे उल्टियां होने लगती है। वह बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है। हैमिल्टन और ब्राउन सहारे का नाटक करते हुए उसे होटल के कमरे तक ले जाते हैं। जैसे ही सोलोमन बिस्तर पर गिरता है, हम देखते हैं कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। वह अंधेरा जो सोलोमन की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। अगली सुबह जब सोलोमन की आंख खुलती है तो वह खुद को पत्थर की दीवारों वाले एक ठंडे और गंदे तहखाने में पाता है, जहाँ उसके हाथ पैर भारी लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। वह घबराकर चिल्लाता है, खुद को आजाद करने की मांग करता है और बार बार अपनी आजादी का सबूत देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने आता है जेम्स बर्च, जो एक बहरहम गुलाम व्यापारी है। सोलोमन चीख कर कहता है, मैं आजाद आदमी हूँ। लेकिन बर्च के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वह सोलोमन की बात का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि एक भारी चाबुक से देता। हर एक प्रहार के साथ सोलोमन का शरीर खून से लथपथ होने लगता है। लेकिन बर्च तब तक नहीं रुकता जब तक सोलोमन का शरीर और उसकी हिम्मत दोनों जवाब नहीं दे देते। सोलोमन को समझ आता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था उन्होंने उसे चंद पैसों के लिए बेच दिया। उसे अंधेरी कोठरी से बाहर निकाला जाता है और दूसरे गुलामों के साथ एक जहाज के निचले हिस्से में जानवरों की तरह टूस दिया जाता है। यहाँ न रोशनी है न ताजी हवा, बस चारों तरफ से सिसकियां और बेड़ियों की खनक। जहाज समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ रहा है और सोलोमन अपनी उस जिंदगी से कोसों दूर जा रहा है जिसे वह अपना हक समझता। जहाज की उस अंधेरी और बदबूदार कोठरी में सोलोमन अकेला नहीं था। उसके साथ कई और बदनसीब थे जिन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ गुलाम बना दिया गया था। वहां उसकी मुलाकात रॉबर्ट नाम के एक आदमी से होती है, जो सोलोमन की तरह ही आजाद पैदा हुआ था, लेकिन उसे भी धोखे से पकड़ लिया गया था। सोलोमन रॉबर्ट से कहता है कि वे चुप नहीं बैठ सकते, उन्हें विद्रोह करना होगा। लेकिन रॉबर्ट की आंखों में सिर्फ डर और लाचारी दिखाई देती। रॉबर्ट जानता था कि इन गोरों के पास बंदूकें हैं और वे किसी को भी मारकर समुद्र में फेंकने से कतराएंगे नहीं। एक रात जब जहाज की लहरें शोर मचा रही थी, रॉबर्ट ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंजाम बेहद खौफनाक रहा। गोरे पहरेदारों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन रॉबर्ट की लाश समुद्र की लहरों के हवाले कर दी। यह सोलोमन के लिए एक बड़ा सबक था, जहां जिंदा रहने का मतलब था अपनी जुबान को बंद रखना और अपनी असलियत को हमेशा के लिए दफन कर देना। जहाज जब लुइसियाना किनारे पहुंचता है तो सोलोमन की दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है। उसे एक गुलाम बाजार में खड़ा कर दिया जाता है, जहां इंसानों की बोली ठीक वैसे ही लगती है जैसे बाजार में घोड़े या मवेशियों की लगती है। सोलोमन को एक नया नाम दिया जाता है, प्लेट। उसे कहा जाता है कि अब उसका नाम सोलोमन नहीं बल्कि प्लेट है। वह जॉर्जिया से भागा हुआ एक अनपढ़ गुलाम। अगर उसने कभी भी यह दावा किया कि वह पढ़ा लिखा है या आजाद है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तभी वहां विलियम फोर्ट नाम का एक प्लांटेशन मालिक आता है। फोर्ट को एक वफादार और मेहनती गुलाम की तलाश थी। वह प्लेट यानी सोलोमन को खरीद लेता। फोर्ट के साथ काम करते हुए सोलोमन को महसूस होता है कि फोर्ट दूसरे मालिकों जैसा क्रूर नहीं है। फोर्ट के मन में थोड़ी दया थी। सोलोमन ने अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए फोर्ट को लकड़ी ढूंढने के लिए एक बेहतर रास्ता वाटरवे बनाने का सुझाव दिया, जिससे फोर्ट का काम आसान और सस्ता हो गया। फोर्ट सोलोमन की काबिलियत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सोलोमन को एक वोयलिन इनाम में दिया। सोलोमन सोच रहा था कि शायद उसे अब जल्द ही आजादी मिल जाएगी, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ ही पलों की मेहमान थी। फोर्ट के फॉर्म में एक और आदमी था जिसका नाम जॉन टिबिट्स। टिबिट्स एक नफरत से भरा हुआ वुड मैकेनिक था, जिसे सोलोमन की काबिलियत और उसका फोर्ट की नजरों में ऊपर उठना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। टिबिट्स को लगता था कि एक गुलाम उससे बेहतर कैसे हो सकता है। एक दिन जब फोर्ट कहीं बाहर था, टिबिट्स ने सोलोमन को नीचा दिखाने के लिए एक छोटा सा बहाना ढूंढा और उस पर हमला कर दिया। लेकिन सोलोमन ने इस बार हार नहीं मानी। उसने टिबिट्स का चाबुक छीन लिया और उसी के चाबुक से उसे बुरी तरह पीटा। यह उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा अपराध था। एक गुलाम ने अपने गोरे मास्टर पर हाथ उठाया था। टिबिट्स खून के आंसू रोता हुआ वहां से भागा, लेकिन सोलोमन जानता था कि उसने मौत को दावत दी। कुछ ही घंटों बाद टिबिट्स अपने 2 साथियों रस्सी के साथ वापस आता है। वे सोलोमन को पकड़ लेते हैं और एक पेड़ की डाल से उसके गले में फंदा डाल देते हैं। वे उसे लटकाने ही वाले होते हैं, तभी फोर्ट का मैनेजर वहां आता है और उन्हें सोलोमन को मारने से रोकता है, लेकिन वह सोलोमन को आजाद नहीं करता।
करता बल्कि उसे उसी फंदे पर पंजों के बल खड़ा छोड़ देता। धूप तेज हो रही थी, सोलोमन के गले की रस्सी कसी हुई थी और उसके पैर की उंगलियां जमीन पर टिकने की जद्दोजहद कर रही। घंटों बीत गए, दूसरे गुलाम उसके पास से गुजर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ किसी की मदद करने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना। सोलोमन उस फंदे पर घंटों मौत से लड़ता रहा। सूरज ढलने को था और उसकी ताकत जवाब दे रही थी। तभी विलियम फोर्ड वहां आता है। सोलोमन की हालत देखकर वह फौरन अपना चाकू निकालता है और रस्सी को काट देता है। सोलोमन जमीन पर गिरता है, हाँफता हुआ, प्यासा और टूटा हुआ। फोर्ड उसे बचा तो लेता है, लेकिन वह जानता है कि टिबिट्स अब सोलोमन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फोर्ड के पास अब एक ही रास्ता बचता है सोलोमन को बचाने का। वह सोलोमन को किसी और को बेच दे। और यही वह मोड़ था जहां सोलोमन की जिंदगी नर्क से महानर्क में तब्दील होने वाली थी। फोर्ड उसे एडविन एप्स नाम के एक कुख्यात प्लांटेशन मालिक को बेच दे। एप्स फोर्ड के बिल्कुल विपरीत था। वह एक ऐसा इंसान था जो बाइबल की आयतों का इस्तेमाल गुलामी को सही ठहराने के लिए करता था। उसका मानना था कि गुलाम उसकी संपत्ति है और वह उनके साथ कुछ भी कर सकता है। एडविन एप्स के कोडन फॉर्म पर सोलोमन की मुलाकात पैट्सी से होती है। पैट्सी उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन कपास तोड़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं। वह एक दिन में इतना कपास तोड़ती थी जितना दो आदमी मिलकर भी नहीं तोड़ पाते थे, लेकिन यही खूबी उसके लिए श्राप बन गई थी। एडविन एप्स की पैट्सी पर गंदी नजर थी और एप्स की पत्नी मिसेज एप्स इस बात से पैट्सी से नफरत करती थी। वह पैट्सी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सोलोमन यहाँ चुपचाप रहने की कोशिश करता है। वह देखता है कि कैसे एप्स हर रात शराब के नशे में गुलामों को जगाता है और उन्हें नाचने के लिए मजबूर करता है। अगर कोई थक कर रुक जाता है तो उसे कोड़ों से पीटा जाता है। सोलोमन को समझ आ गया था कि यहाँ बुद्धिमानी नहीं बल्कि बस सहने की शक्ति ही उसे जिंदा रख सकती है। इसी बीच सोलोमन को फार्म पर एक गोरे आदमी आमरसबी के साथ काम करने का मौका मिलता है। सोलोमन को लगता है कि शायद यह आदमी उसकी मदद कर सकता है। वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाता है। वह आमरसबी को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वह न्यूयॉर्क में उसके दोस्तों को एक चिट्ठी पहुंचा दे। आमरसबी मान जाता है। सोलोमन को एक उम्मीद की किरण दिखती है। वह रात भर जाकर चोरी छिपे काली स्याही बनाकर एक कागज पर अपनी दास्तां लिखता है। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने सोलोमन के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। आमरसबी ने सोलोमन को धोखा दिया था। उसने एडविन एप्स को बता दिया था कि प्लेट यानी सोलोमन भागने की या बाहर खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा। आमरसबी की बात सुनकर एप्स आधी रात को सोलोमन के पास आता है। आधी रात का सन्नाटा था। एडविन एप्स हाथ में लालटेन लिए सोलोमन के करीब खड़ा था। उसकी सांसों से शराब की बदबू आ रही थी। आमरसबी ने मुझे सब बता दिया है प्लेट। एप्स की आवाज में एक अजीब सी खामोशी किसी तूफान के आने से पहले होती है। सोलोमन का दिल सीने को चीरकर बाहर आने को था। अगर एप्स को वह चिट्ठी मिल जाती तो सोलोमन का जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन सोलोमन ने अपनी घबराहट को बिल्कुल छिपा लिया। उसने अपनी आंखों में ऐसी मासूमियत और लाचारी भरी जो सिर्फ एक कलाकारी कर सकता है। उसने कहा, मास्टर आमरसबी एक शराबी है। वह आपको झूठ बोलकर कुछ पैसे हटना चाहता है। भला मुझ जैसा अनपढ़ गुलाम चिट्ठी कैसे लिख सकता है? क्या आपको लगता है कि मैं इतना काबिल? एप्स ने उसे शक भरी नजरों से देखा। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार एप्स ने आमरसबी की बात को नजरअंदाज कर दिया। उस रात सोलोमन मौत के बिल्कुल करीब से छूकर निकला था। उसने फौरन उस चिट्ठी को जलाकर उसकी राख मिट्टी में मिला दी। उसकी उम्मीद की आखिरी लो भी उस राख के साथ ठंडी हो गई। दिन बीतते गए और कॉटन के खेतों में जुल्म की दास्तां और भी गहरी होती गई। धूप इतनी तेज होती है कि गुलामों की पीठ पर पसीने और खून की मिलीजुली परत जम जाती। तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक दिन पैट्सी बिना बताए पड़ोस के प्लांटेशन मिस्टर शो के यहाँ चली गई और जब तक वह आई तब तक एडविन एप्स पागल हो चुका था। उसे शक था कि पैट्सी माँ किसी और मर्द से मिलने गई थी, लेकिन पैट्सी सिर्फ साबुन का एक टुकड़ा लेने गई थी क्योंकि मिसेज एप्स उसे सफाई के लिए कुछ नहीं देती। गुस्से में पागल एप्स ने पैट्सी को नंगा करके खंबे से बांध दिया। उसने सोलोमन के हाथ में कोड़ा थमाया और चिल्लाया, इसे मारो प्लेट। अगर तुमने नहीं मारा तो मैं तुम सबको खत्म कर दूं। सोलोमन के हाथ कांप रहे थे। वह उस मासूम लड़की को कैसे मार सकता था जिसने हमेशा उसका साथ दिया। सोलोमन ने पहला वार किया। पैट्सी की चीख हवा को चीर गई। हर कोड़े के साथ उसकी खाल उधर रही। जब सोलोमन से और नहीं सहा गया तो उसने कोड़ा फेंक दिया। तब एप्स ने खुद कोड़ा उठाया और पैट्सी को तब तक मारा जब तक उसकी पीठ से चमड़ी अलग नहीं हो गई। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि सोलोमन की रूह तक कांप गई। उसने महसूस किया कि यहाँ इंसानियत का कोई वजूद नहीं है। खेतों की धूल और कोड़ों की मार के बीच सोलोमन की नजर बस एक ही चेहरे पर टिकी थी, सैमुअल बास। बास एक कनाडा का रहने वाला शख्स था जो एप्स के फॉर्म पर बढ़ाई का काम करने आया था। सोलोमन ने देखा कि बास और एप्स के बीच अक्सर बहस होती थी। बास खुलेआम कहता था कि इंसान को खरीदना और बेचना कुदरत के खिलाफ है। बास गुलामी का सख्त विरोधी था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सोलोमन और बास साथ साथ काम कर रहे थे। उस समय सोलोमन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला। सोलोमन ने अपनी पूरी कहानी बास को सुना दी। वह वोयलिन, वह धोखा, वह परिवार, वे 12 साल का नर्क, सब कुछ। बास शुरू में हिचकिचाया। उसे पता था कि अगर एप्स को भनक भी लगी तो उन दोनों को कोड़ से पीट पीट कर मार दिया जाएगा, लेकिन सोलोमन की आंखों की सच्चाई, उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपे दर्द ने बास का दिल पिघला दिया। बास ने वादा किया कि वह न्यूयॉर्क में सोलोमन के दोस्तों को चिट्ठी लिखेगा। अब शुरू हुआ इंतजार का वह भयानक
भयानक दौर जो कोड़ों की मार से भी ज्यादा दर्दनाक था। हर दिन सोलोमन फाटक की ओर देखता कि शायद उसे कोई लेने आए। तभी एक दिन खेत के सामने एक बग्घी आकर रुकती, उसमें से एक सूट बूट पहने हुए सज्जन बाहर निकलते। सूट पहने हुए वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पार्कर थे, सोलोमन के पुराने दोस्त। 12 साल की गुलामी ने सोलोमन का चेहरा बदल दिया था, लेकिन उसकी पहचान नहीं। पार्कर ने धीरे से कहा सोलोमन। सोलोमन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, वह बस रो पड़ा। कानून की ताकत के आगे ये बेबस था। सोलोमन को बग्घी में बिठाया गया। जैसे ही बग्घी आगे बढ़ी, सोलोमन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पेट्सी खड़ी। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। वह आजाद हो रहा था, लेकिन पेट्सी और उसके जैसे हजारों लोग अब भी उसी गुलामी की कैद में थे। एडविन एप्स के यहाँ से निकलने के बाद सोलोमन की बग्घी उसके पुराने घर के सामने जाकर रुकती। सोलोमन घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहाँ सोलोमन देखता है कि उसके बच्चे अब जवान हो चुके हैं। उसकी बेटी मार्गरेट ने उसकी गोद में एक छोटा बच्चा रख दिया और कहा, पिताजी इसका नाम सोलोमन नोर्थप। अपने नवासे को अपने ही नाम से पुकारते सुन सोलोमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी पत्नी को गले लगकर बस एक ही बात कही, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी ने उससे कहा, माफी की कोई जरूरत नहीं, तुम घर आ गए, बस यही काफी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोलोमन ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ी जिन्होंने उसे अगवा किया। वह अदालत गया, उसने अपनी दास्तां सुनाई, लेकिन उस समय का कानून इतना अंधा था कि मूंचगटन डीसी में एक काला आदमी गोरों के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता था। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने उसकी जिंदगी के 12 साल छीन लिए थे, वे बिना किसी सजा के आजाद घूम रहे थे। सोलोमन को कभी वह इंसाफ नहीं मिला जिसका वह हकदार था। सोलोमन ने अपनी बाकी जिंदगी गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने में बिता दी। उसने अपनी आप बीती किताब में लिखी था कि दुनिया जान सके कि उस दौर की महानता के पीछे कितना अंधकार था।